जय हिंद दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 4 कानून की समझ। कानून क्या है इसके बारे में बताया गया। देखते हैं, किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे कानून कहा जाता है। कानून आमतौर पर स्थिर और निश्चित होते हैं। जो कानून होता है आमतौर पर या तो स्थिर होता है और निश्चित होता है, उसे बदला नहीं जाता है जल्दी। परंतु किसी विशेष स्थिति या जनता के द्वारा विरोध किए जाने पर खास कानूनों को संबंधित या वापस भी लिया जा सकता है। खास कानूनों को संशोधित या वापस भी लिया जाता है। क्या बोला कि कानून तो ऐसे स्थिर और निश्चित होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में और जनता के द्वारा विरोध किए जाने पर खास कानून को या तो संशोधित किया जाएगा या कभी कभी वापस भी लिया जाता है। सोपान के रूप में कानून का सजग। इस मैप को यदि समझ लीजिएगा तो आपको कानून अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए आप लोग कि ये पूरा मैप है, ठीक है। हम आपको एक तरफ से बताने का प्रयास करते हैं। कानून दो तरह के होते हैं, एक संवैधानिक कानून और दूसरा सामान्य कानून। कानून पहले दो भागों में बांटा गया, एक संवैधानिक कानून, दूसरा सामान्य कानून। संवैधानिक कानून किसको कहेंगे? संविधान में लिखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। जो संविधान में लिखा हुआ उन नियमों को क्या कहते हैं? संवैधानिक कानून। अच्छा, सामान्य कानून क्या है? संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाए गए या अपनाए गए अन्य कानून सामान्य कानून है। संवैधानिक नियमों को मानते हुए बनाया गया जो अन्य कानून है उसको सामान्य कानून कहते हैं। जो संविधान में लिखा गया वो संवैधानिक कानून, और संविधान के नियमों को मानते हुए बनाया गया अन्य कानून को संवैधानिक कानून कहते हैं। इसमें कौन बनाता है? उत्तराधिकार कानून। उत्तराधिकार, पिता का दौलत हमारा होगा, ये हमारा उत्तराधिकार कानून है। दंड विधान, किसी को कैसे दंड दिया जाएगा, क्यों दिया जाता है, इन सब बातों पर चर्चा, सामान्य कानून है। वैवाहिक कानून, ये भी सामान्य कानून है। इसके तहत मैं 30 सेकंड का एक बात बता देता हूँ आपको। प्रत्येक धर्म में शादी की अलग अलग विधि होती है। जैसे हिंदू में अग्नि के फेरे लेकर शादी संपन्न होती है, तथा मुसलमानों में शादी मौलवी जी के समक्ष एक दूसरे को अपनाने की स्वीकारोक्ति से हो जाती है। ईसाइयों में शादी चर्च के पादरी के माध्यम से एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हुए शपथ लेते हैं या अंगूठी अदल बदल करके संपन्न होती है शादी। इन सब, लेकिन सब शादी मान्य है हमारे ये संविधान के हिसाब से। आइए अब देखते हैं जो हमारा सामान्य कानून था। सामान्य कानून को दो भागों में बांटा गया, एक राजनीतिक कानून और एक व्यक्तिगत कानून। राजनीतिक कानून क्या है? देखिएगा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने संबंधित कानून को व्यक्तिगत कानून कहते हैं। क्या बोला? किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित, व्यक्ति कैसे व्यवहार को निर्धारित या नियंत्रित, कोई भी व्यक्ति को कोई लिमिटेड स्तर तक ही छूट है, उससे ज़्यादा छूट नहीं है। इसी को कहा गया है व्यक्तिगत कानून। किसी भी व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने संबंधित कानून यह है। दूसरा क्या है हमारा कि सार्वजनिक कानून क्या है? संपत्ति, व्यक्ति व सरकार के बीच व्यवहार। सार्वजनिक कानून में क्या आता है? संपत्ति, व्यक्ति व सरकार के बीच व्यवहार, आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून सार्वजनिक कानून कहलाते हैं। क्या बोला? संपत्ति, व्यक्ति और सरकार के बीच व्यवहार। मान लीजिए कोई संपत्ति को लेकर के कोई गांव और सरकार के बीच लफड़ा हो गया, वो सब मुद्दा किसमें जाएगा? सार्वजनिक कानून में। आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले अधिकार किसमें जाएंगे? सार्वजनिक कानून। आप लोग समझ गए। आइए देखते हैं, सार्वजनिक कानून को दो भागों में बांटा गया है, एक है दीवानी कानून और दूसरा है फौजदारी कानून। अब दीवानी कानून देखिए क्या होता है। दीवानी कानून जो होता है, जमीन जायदाद विवाद आदि झगड़ों की स्थिति में लगने वाला कानून दीवानी कानून है, जो झगड़ा होता है जहाँ पर। अच्छा, मजदूर मालिक झगड़ा, पैसों से रिलेटेड, कपार फोड़ दिया तो नहीं होगा, लेकिन मजदूर और मालिक के बीच पैसों से रिलेटेड झगड़ा है तो ये दीवानी मुकदमा होगा। और तलाक संबंधित झगड़ा भी किसमें जाएगा? दीवानी से संबंधित मुकदमा है। इसमें सुन लीजिए क्या है, आमतौर पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, गवाह और कागजों को देखकर फैसला किया जाता है दीवानी कानून में। लेकिन फौजदारी कानून क्या है? इसको समझिएगा। लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती आदि अपराधों के लिए लगने वाले कानून हमारा क्या है? ये फौजदारी। किसमें लगता है? अगर जी लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा सिंपल नहीं, कान कपार फूट गया तब लगेगा, हाथ टूट गया तब लगेगा, किसी का हत्या कर दिए, कहीं चोरी किया जाना, देख लीजिए बहुत अच्छा टॉपिक है कि चोरी को फौजदारी कानून में रखा दिया है। डकैती तो वही है, जबरदस्ती चोरी आदि अपराधों के लिए लगने वाले कानून फौजदारी कानून। अच्छा, मिलावट करना भी किसमें जाता है मामला? फौजदारी कानून में। रिश्वत या दहेज लेना, रे भैया सबसे बड़का जो दहेज लेना कौन कानून में आता है? फौजदारी कानून में। अच्छा, इसके क्या रूल है? अपराध अगर यदि साबित हो गया आपके ऊपर फौजदारी मुकदमा तो सजा अवश्य मिलेगी, आपको फिर जेल जाना पड़ेगा। ये था हमारा कानून। दोस्तों देखते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया। लोकतंत्र व्यवस्था में कानून का निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो जनता का है, परंतु तकनीकी तथा व्यवहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधित्व कानून का निर्माण करते हैं। क्या बोला? लोकतंत्र में जो है कानून निर्माण करने का अधिकार जनता का है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि 140 करोड़ जनता सब अपना अपना समर्थन दे कानून बनाने में, सब कहना ऐसे ना वैसे, कोई कुछ हो जाएगा। इसी तरह क्या बोला? जो जनता प्रतिनिधि को चुन के भेजती है, जिस सांसद को चुन के भेजती है, वही सांसद हम लोग का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे लिए कानून बनाता है, और हम सब उसको मानते हैं जब पारित हो जाता है। तो आइए देखते हैं कानून बनता कैसे है। कानून बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? कोई भी जनता का मुद्दा होता है, समाज में चर्चा एवं बहस होती है जिस मुद्दों पर, तो सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश किया जाता है। सरकार वह मुद्दा को कहाँ पे लेके जाती है? सदन। सदन कहने का मतलब है कि संसद में लेके जाएगा। संसद और सांसद में अंतर सुनिएगा। संसद होता है ये सदन जो है, ये संसद, और संसद में जो बैठते हैं उसको कहते हैं सांसद, जैसे या MP कहते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा सदन में विधेयक लाना, विधेयक आने के बाद दो चीज़ होगा। पहले संसद विधेयक पर चर्चा होगा, या चर्चा के बाद
चर्चा और बहस के बाद या तो कानून पारित होगा या नहीं तो रद्द होगा। अगर यदि रद्द हुआ तो खेला खत्म, कोई बात नहीं। अगर यदि कानून विधेयक कोई भी नियम पारित होता है, एक सदन से पारित विधेयक पारित हो जाता है, तो पारित विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। आप यहाँ पे समझ चुके हैं पिछले लेसन में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग होते हैं, तीनों से गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए कानून कोई भी नियम आया लोकसभा में, लोकसभा पास कर दिया तो उसे राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा पे जब पास कर देगा तब जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर दिया तब वह नियम कानून बन जाता है। तो वही हम लोग समझे कि जनता का कोई भी मुद्दा आता है सदन में विधेयक में पेश किया जाता है, पेश करने के बाद उसमें बहस होता है, बहस करने के बाद एक सदन में बहस करने के बाद पारित विधेयक या तो पारित होता है या तो फिर रद्द होता है। जब पारित हो जाता है तो पारित विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में चर्चा होता है, बहस होता है एवं पारित अथवा संशोधन होता है। दूसरा सदन वाला कहेगा नहीं इसमें नहीं, नियम को हटाओ, नियम को जोड़ो, तो वो करना पड़ता है। जब दूसरे सदन से भी विधेयक पास हो जाता है तब राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और सहमति के बाद विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। राष्ट्रपति जी का साइन हो जाता है तब वह विधेयक कानून में बदल जाता है। संसद में शिक्षा का अधिकार कानून पर बहस, किताब से देखिए, हम बहुत क्विकली आपको बता देते हैं, उतना समय नहीं लेंगे, लिखने में बहुत समय लग रहा था। यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, ये कोई रानी जी हैं, इनको बोला गया कि शिक्षा के मुद्दा पर आवाज़ उठाने के लिए। तो रानी जी ने कहा, महोदय शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, हमारी सरकार ने सबके लिए शिक्षा देने से पहले कई कोशिशें की, इसलिए मैं अपने दल की ओर से इस बिल का समर्थन करती हूँ। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई सारी सुविधाएँ दी है, पाठशालाओं में कमरे बनवाने और ब्लैक बोर्ड बनवाने का प्रबंध किया है, लेकिन अभी भी देश में काफ़ी बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, इसलिए ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ये बोली कोई भी एक संसद आवाज उठाई। अच्छा, दूसरा बार अध्यक्ष क्या बोला, अब मैं अनुराधा जी को बोलने का मौका देती हूँ। अब दूसरी कोई सांसद है, अनुराधा जी यह बोल रही है, यह क्या बोली, महोदय मैं इस बात से खुश हूँ कि इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय जाने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। ऐसा होने से खासकर लड़कियों को पढ़ने में विशेष सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अधिकतर अभिभावक विद्यालय दूर होने के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते, उसके पास अपनी बेटियों को भेजने का साधन नहीं होता। दूसरी कोई सांसद बोली। अब उसके बाद क्या बोले, अध्यक्ष बोले धन्यवाद, अब दूसरे को मौका दिया, कोई विकास जी हैं, ये देखिए विकास चचा क्या बोलते हैं, महोदय मैं इस विधेयक का पूरी विनम्रता से विरोध करता हूँ। हमारे पास सभी के लिए शिक्षा हेतु कई नियम है, कोई भी नया कानून बनाने में समस्या का सामना होता, कोई भी नया कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होता। असली समस्या यह है कि बनाए गए नियमों और नीतियों को सही ढंग से लागू किया जाना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह कहा गया है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उस बात को आज 62 वर्ष से अधिक हो गया है, अभी तक नहीं पूरा हो पाया। अच्छा बात बोले एकदम विकास चचा। अब देखिए, अब दोबारा जो है ये रानी जी ये दोबारा बोलती है, अरे हमारा विरोध कर दिया। देखो अब सुनो, महोदय माननीय सदस्य को इस बात के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि इस विधेयक में एक प्रावधान है, जो बच्चे को अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी उनकी उम्र मुताबिक कक्षा में नामांकन करने हेतु विशेष तैयारी करवाई जाएगी। इसमें दलितों तथा विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब अध्यक्ष जी क्या बोलेंगे, रानी जी आपका समय समाप्त हुआ, इसका स्पीकर का लाइन काट देता है, बंद हो, बोलते रहो, बैठ जाओ चुपचाप। और कोई सदस्य कई सदस्यों ने इस बात पर जोरदार विरोध किया, उचित नहीं। आपको रानी जी को और समय देना चाहिए, रानी जी को बोलने के लिए बोला सदस्यों ने। अब देखिए क्या है, अध्यक्ष क्या बोले, शांत रहे। अब अंतरा जी बोलेंगे, कोई सदस्य सांसद है अंतरा जी, ये क्या बोल रहे हैं, महोदय शिक्षा के लिए कानून का तब तक कोई लाभ नहीं होगा, शिक्षा के लिए कानून का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक सभी के लिए समान विद्यालयों की आवश्यकता नहीं हो जाती। हमारे देश में कई तरह के विद्यालय चल रहे हैं जिनकी वजह से एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं लगता। यदि सरकार इस विषय में गंभीर है तो कानून से यह प्रावधान किए जाए कि कोई भी निजी विद्यालय न हो। ये क्या बोले अंतरा जी कि अगर यदि ये सब बात पे काम करना चाहते हैं तो आप प्रयास करिए कि कोई भी क्या हो, निजी विद्यालय नहीं हो। अब कोई एतस कुमार है सांसद, ये बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, महोदय मेरा यह मानना है कि कानून सिर्फ शुरुआती व्यवस्था है, बाद में हमें उच्च शिक्षा को भी ऐसे कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। 14 वर्ष तक आते आते बच्चे अधिक से अधिक कक्षा 8 ही पहुंच पाते हैं। 8वीं तक की पढ़ाई से जीवन मिलेगी। क्या हम सिर्फ दैनिक वेतन भोगी मजदूर पैदा कर रहे हैं जो नाम लिखा ले और थोड़ा हिसाब किताब कर ले? मेरा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूर ना हो तो इस कानून को व्यापक रूप से उचित शिक्षा तक बढ़ाया जाए। इनका कहना है कि 6 से 14 साल की नहीं, 14 साल से ऊपर के भी बच्चों को कानून के पढ़ाई के बारे में ध्यान दिया जाए। इस पर क्या होता है, बहस इसी तरह चलती रहा। बहस के बाद अध्यक्ष ने विधेयक पर मतदान कराया, विधेयक बहुत मतदान से पारित हो गया। अब पारित हो गया तो वह कानून बन गया। क्या दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कानून बनाने के लिए जनता की भूमिका अहम होती है। कानून बनाने की हर प्रक्रिया में जनता की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता की आवाज़ टेलीविजन, अखबार और रेडियो तथा आम सभा, ज्ञापन, अध्ययन, धरना प्रदर्शन आदि के जरिए सुनी या व्यक्त की जा सकती है। वो तो देखिए किताब से। अब अंतिम है मेरा ये बिहार प्रेस बिल 1982। बिहार प्रेस बिल 1982 क्या हुआ था, बिहार में एक नियम कानून आया गया था, जनता प्रेस पे एक तरह से प्रतिबंध लगाता था। अंत में जनता ने विरोध करके, प्रदर्शन करके इस बिल को खत्म करवा दिया। पढ़ लीजिए किताबी भाषा में क्या दिया है।
बिहार राज्य में 1982 में प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा कानून पारित किया गया। किसके नाम से? प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा पारित किया गया। राज्य में आप लोग देख लीजिएगा, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान सभा। विधान परिषद मात्र 6 राज्य में, पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। और विधानसभा लगभग सभी राज्य में। राज्य के 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधान सभा और राज्यपाल। तो इसी की चर्चा कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। लिखी गई पालिका द्वारा कानून पारित किया गया। बिहार में विधान पालिका द्वारा कानून पारित किया गया था। इस कानून में ऐसी बातें लिखी गई थी जिनका सहारा लेकर राज्य सरकार किसी भी आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति, अखबार या पत्रिका से जुड़े लोगों को दंडित किया जा सकता था। राज्य सरकार जो था, जिसका इस कानून के तहत क्या बोला कि राज्य सरकार किसी भी आलोचना करने वाले, राज्य सरकार का जो भी कोई आलोचना करेगा उसको, चाहे वह व्यक्ति हो या अखबार हो या पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को राज्य सरकार क्या कर सकती थी? दंडित कर सकती थी, उसको सजा दे सकती थी। सरकार की आलोचना करने पर यह आरोप आसानी से लगाया जा सकता था। अगर जिस सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता था कि आमुख ने अपने विचारों को लापरवाही से व्यक्त किया, जिससे लोगों के हितों को हानि पहुंची। यही था। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे। हितों को हानि पहुंची। इस कानून से विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह की रोक लगाई जा सकती थी। इस कानून का लोगों ने लिखकर, धरना प्रदर्शन और अन्य माध्यमों से जमकर विरोध किया। 3 सितंबर 1982 के इसके विरोध अखिल भारतीय समाचार पत्र संघ तथा उसके सहयोगी संगठनों द्वारा देश भर में हड़ताल की गई। कई संगठनों ने बिहार उच्च न्यायालय में इस कानून पर रोक लगाने के लिए अपील भी दायर की। अंत में उच्च न्यायालय ने जनता के दबाव में बिहार सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। जनता के दबाव में बिहार सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। बिहार प्रेस विधेयक से पहले और बाद में भी कई ऐसे कानून बने जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया। पहले हम लोग सुन चुके हैं विरोध वगैरह का कारण क्या होता है। जब लोगों को लगता है हमारी मूल अधिकार का हनन होगा तो लोग इस पर क्या करते हैं? विरोध जताते हैं। अंतिम पेज है इस बुक का, कोई खास नहीं है, फिर भी पढ़ लेता हूँ, एक झलक आप लोग सुन लीजिएगा। सिर्फ उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में सशस्त्र सेना अधिनियम लागू किया गया। उत्तर पूर्व कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये जो भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, इसी के बात के गए उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों की। यह अधिनियम सेना को यह अधिकार देता था कि सेना बिना किसी आदेश के कभी भी लोगों के घरों की तलाशी ले सकती है। अभी भी ये नियम लागू है। सेना, मार्शल कहते हैं, सेना किसी के घरों की तलाशी ले सकती है और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। वहाँ के लोग इस अधिनियम का पिछले कई सालों से विरोध कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के। आगे देखते हैं, सन 74 से 76 तक लगाए गए आपातकाल के दौरान भी प्रेस और बोलने की आज़ादी पर सख्त रोक लगाई गई थी। कब? 1974 से 76 के दौरान किस पे आज़ादी लगाई थी? तो ये आपातकाल के समय प्रेस पर सख्त आज़ादी लगाई गई थी। इसका उदाहरण देते हुए चंडीगढ़ के एक अध्यापक जी हैं, बताते हैं कि कुछ लोग पढ़ाते थे तो पुलिस वाले यह देखते थे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। कारण पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि हमें देखना है कि आप पढ़ाते के दौरान सरकार विरोधी बातें तो बच्चों को नहीं बता रहे हैं। आपातकाल का भी हमारे देश के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। आगे देखिए, थोड़ा सा अंतिम समझ लीजिएगा। आपातकाल के विरोध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे भारत में जन क्रांति प्रारंभ की। आगे चलकर यह जन क्रांति संपूर्ण क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। दमनकारी कानून का लोगों ने ऐसा विरोध आरंभ किया कि सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतर आए। इस क्रांति का उद्देश्य नागरिक स्वास्थ्य तथा साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का निवारण और समाज में परिवर्तन था। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। आगे हम देखेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।